जय हिंद दोस्तों। आज का डीप डाइव शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछना चाहती हूँ। अच्छा, कौन सा सवाल? जरा इमेजिन कीजिए, अगर मैथ्स की दुनिया में जीरो का मतलब कुछ नहीं होता। राइट, नथिंग। हाँ, नथिंग। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो कर दी जाए तो उसका रिजल्ट अचानक से 1 हो जाता है? मतलब कुछ नहीं से एक कैसे बन सकता है यार? ये तो वाकई में पहली बार सुनने में एकदम इलॉजिकल लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैथ का सिस्टम ही क्रैश हो गया। बिल्कुल, और यही हमारा आज का सस्पेंस है। आज हम जिस सोर्स डॉक्यूमेंट का डीप डाइव कर रहे हैं ना, वो एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स और रियल नंबर सिस्टम्स के बेसिक रूल्स पर है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपके मैथ को देखने का नजरिया बदल देगी। एग्जैक्टली, क्योंकि ये अक्सर लोगों को लगता है कि मैथ बस कुछ बोरिंग फॉर्मूलों को रटने का नाम है। लेकिन ऐसा है नहीं। मैथ पैटर्न्स और लॉजिक की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। जब हम इसके क्यों और कैसे को डिकोड करते हैं ना, हाँ। तो जो चीजें अजीब या बेतुकी लगती हैं वो सडनली बहुत लॉजिकल लगने लगती हैं। तो ठीक है, आइए इसे अनपैक करते हैं। मैं अपनी ऑडियंस को याद दिला दूं कि मैथ कोई डेड नंबर्स नहीं है, ये एक तरह की शॉर्टकट लैंग्वेज है। राइट। तो क्या हम इस शॉर्टकट लैंग्वेज के पहले चैप्टर से शुरू कर सकते हैं? मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, काउंटिंग वाले, उनके बेसिक रूल्स क्या हैं? श्योर। पावर्स या एक्सपोनेंट्स को समझने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि इसे बार बार मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट मान लीजिए। मतलब बार बार सेम नंबर ना लिखना पड़े। बिल्कुल। मान लीजिए किसी बड़े कैलकुलेशन में एक ही नंबर को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसे बार बार लिखने के बजाय जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम बेस कहते हैं। ओके, बेस। और जितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे उसकी पावर कहते हैं। अब हमारे सोर्स में इसके 4 बहुत ही क्लियर रूल्स हैं। पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करते टाइम पावर्स का क्या होता है? वो बस आपस में ऐड हो जाती हैं, मतलब जुड़ जाती हैं। जैसे सोर्स का ही एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 17 की पावर 2 है। हाँ। और उसे मल्टीप्लाई करना है 17 की पावर 5 से। यहाँ बेस क्या है? 17। दोनों जगह 17 है, राइट? तो रूल के हिसाब से हम बस पावर्स को यानी 2 और 5 को ऐड कर देंगे। तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 17 की पावर 7। अरे वाह! अगर इसे ध्यान से सोचूं ना, तो ये एक मैथमेटिकल जिप फाइल की तरह लग रहा है। जिप फाइल? वो कैसे? मतलब जैसे कंप्यूटर में बहुत सारा हैवी डेटा होता है और हम उसे एक छोटी सी जिप फाइल में कंप्रेस कर देते हैं, वैसे ही यहाँ बार बार 17 लिखने की बजाय उसे एक छोटे से फॉर्मेट में पैक कर दिया गया। ये बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन है। एग्जैक्टली यही पर्पस है इसका। अब इसी जिप फाइल वाले एग्जाम्पल को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। अच्छा। सोचिए, अगर एक जिप फाइल के अंदर एक और जिप फाइल हो तो क्या होगा? मतलब पावर के ऊपर एक और पावर। हाँ, इसे पावर ऑफ अ पावर रूल कहते हैं। अगर एक नंबर पर पहले से पावर है और उस पूरे ब्रैकेट पर एक और पावर लगा दी जाए, तो क्या वो भी ऐड होंगी? नहीं, इस बार वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओह, ओके। जैसे ब्रैकेट के अंदर है 5 की पावर 2 और उस पूरे ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है 7। तो हम अंदर की पावर 2 और बाहर की पावर 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 14। राइट। तो रिजल्ट हो गया 5 की पावर 14। ये तो सच में बहुत हैंडी शॉर्टकट है यार। तो पहले रूल में मल्टीप्लाई करने पर पावर्स ऐड हो गईं, दूसरे में पावर के ऊपर पावर थी तो वो मल्टीप्लाई हो गई। बिल्कुल। लेकिन अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड करना शुरू करें तो क्या ये जिप फाइल ओपन होने लगेगी? एग्जैक्टली। और यहीं आता है हमारा तीसरा रूल। अगर सेम बेस वाले नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है तो उनकी पावर्स ऐड होने के बजाय सबट्रैक्ट हो जाती हैं, मतलब घट जाती हैं। कोई एग्जाम्पल? जैसे 23 की पावर 10 है और उसे डिवाइड करना है 23 की पावर 7 से। बेस सेम है 23, तो हम बस ऊपर वाली पावर 10 में से नीचे वाली पावर 7 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 7 गए, बचे 3। आंसर हुआ 23 की पावर 3। एकदम सही। ये तो बहुत ही लॉजिकल फ्लो है। मल्टीप्लाई में पावर्स जोड़ रही हैं, डिवाइड में घट रही हैं। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। हाँ, और जो चौथा रूल है ना, वो थोड़ी अलग सिचुएशन को हैंडल करता है। वो क्या है? अब तक हम सेम बेस की बात कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ अगर बेस अलग अलग हो पर उनकी पावर सेम हो? तो क्या हम बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। हम उन दोनों अलग अलग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और उस पूरे रिजल्ट पर वो कॉमन पावर लगा देंगे।
जैसे 7 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 3। तो बेस अलग है 7 और 9 पर पावर 3 है। राइट। तो पहले 7 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे जो होता है 63, और फिर उस 63 पर पावर 3 लगा देंगे। मतलब 63 की पावर 3। यार ये पूरा सिस्टम तो बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। पॉजिटिव नंबर्स के साथ तो ये जिप फाइल एकदम परफेक्ट है। हाँ, एकदम सॉलिड। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब बाकी है। अच्छा? हाँ, मेरा सवाल ये है कि ये रूल्स तब तो ठीक है जब हम आगे बढ़ रहे हैं पॉजिटिव नंबर्स के साथ, लेकिन क्या होगा अगर हम रिवर्स केयर डाल दें? मतलब अगर हमारे पास 0 आ जाए या पावर नेगेटिव हो जाए, तो क्या ये शॉर्टकट वाली जिप फाइल पूरी तरह क्रैश हो जाएगी? ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, और ऑनेस्टली मैथ की असली ब्यूटी यहीं से दिखनी शुरू होती है। क्रैश नहीं होता सिस्टम? बिल्कुल नहीं। ये रूल्स टूटते नहीं हैं, बल्कि ये नए टाइप के नंबर्स के लिए खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। जब हम 0 या नेगेटिव पावर्स की दुनिया में जाते हैं ना, तो चीजें थोड़ी वियर्ड जरूर लगती हैं। हाँ, वही तो। लेकिन उनका लॉजिक बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो चलिए ऑडियंस के लिए इस वियर्ड दुनिया को डिकोड करते हैं। जो सवाल मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था, उसी पर आते हैं। अगर किसी नंबर की पावर 0 है, तो सोर्स क्या कहता है? सोर्स बहुत ही क्लियरली बोलता है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। एक मिनट, यहाँ तो ऑब्जेक्शन बनता है। बताइए। अगर किसी चीज की पावर 0 है, तो कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि वो चीज हमारे पास है ही नहीं। जैसे 5 की पावर 0 है, मतलब मेरे पास 5 है ही नहीं। तो फिर आंसर 0 क्यों नहीं है? ये 1 कहाँ से टपक पड़ा? बिना किसी चीज के 1 वैल्यू आना तो एकदम इलॉजिकल है। मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये कोई रैंडम रूल नहीं है जो किसी ने हवा में बना दिया। ये हमारे उसी तीसरे रूल का रिजल्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया था। तीसरा रूल मतलब वो डिवाइड वाला रूल? एग्जैक्टली, डिवाइड का रूल। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आता है? 1 आएगा। राइट। 5 को 5 से डिवाइड करें या 5 की पावर 2 को 5 की पावर 2 से डिवाइड करें। हाँ, कोई भी चीज अगर खुद से पूरी तरह डिवाइड होती है तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आता है। बिल्कुल। अब इसी प्रोसेस पर हमारा एक्सपोनेंट वाला रूल लगाते हैं। जब हम सेम बेस को डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या होती हैं? माइनस हो जाती हैं। तो अगर हम किसी पावर m को उसी पावर m से डिवाइड कर रहे हैं, तो रूल के हिसाब से हम m माइनस m करेंगे। ओह, और m माइनस m 0 होता है कि उसी नंबर को उसी से डिवाइड करने पर वैल्यू 1 आती है। अरे बाप रे! तो इसलिए उस नंबर की पावर 0 की वैल्यू हर हाल में 1 होनी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैथ का वो डिवाइड वाला पूरा स्ट्रक्चर ही क्रैश हो जाएगा। यार ये तो सच में माइंड ब्लोइंग लॉजिक है। मतलब हमने 0 के लिए कोई नया रूल नहीं बनाया, बल्कि पुराने रूल ने खुद को बचाने के लिए हमें ये आंसर दिया। ब्यूटीफुल है ना? लेकिन अगर 0 की जगह पावर नेगेटिव हो जाए, तो क्या नेगेटिव पावर का मतलब है कि हमारा नंबर भी नेगेटिव हो गया? यहाँ सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि नेगेटिव पावर नंबर को नेगेटिव नहीं बनाती। तो फिर क्या करती है? वो उसे पूरी तरह से फ्लिप कर देती है, पलट देती है। नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि हम मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड वाले डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ा बाउंसर गया। कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। सोर्स के हिसाब से अगर किसी नंबर पे नेगेटिव पावर है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उस नंबर को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ता है, मतलब 1 के बटे में। कोई रियल लाइफ एग्जांपल दें तो ऑडियंस को बेटर समझ आएगा। श्योर। उसी 17 वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। मान लीजिए 17 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 17 की पावर -5 से। ओके। पहले रूल से पावर्स ऐड होंगी, तो 2 और -5 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? -3। तो रिजल्ट हुआ 17 की पावर -3। राइट। अब इस माइनस को हटाने के लिए हम इस पूरे नंबर को पलट देंगे, तो ये बन जाएगा 1/17 की पावर 3। फ्रैक्शन के नीचे चला गया। ओह, तो नेगेटिव पावर का सिंपल सा मतलब है कि ये रिवर्स गियर है, नंबर नीचे जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। सोर्स में फ्रैक्शनल पावर्स का भी जिक्र है, मतलब पावर्स जो फ्रैक्शन में होती हैं। अब तक हम पूरी पावर्स देख रहे थे, लेकिन अगर पावर हाफ हो या 1/3 हो, किसी चीज की आधी पावर कैसे हो सकती है? फ्रैक्शन वाली पावर का सीधा कनेक्शन रूट्स निकालने से होता है। रूट्स? हाँ, जैसे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। सोर्स में क्लियरली लिखा है कि जब पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे 1/2, तो उसका मतलब है उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। अच्छा,
तो मतलब ये हमें वापस उसी नंबर की तरफ ले जा रहा है जहां से वो बना था। एग्जैक्टली जैसे अगर मैं कहूँ 4 की पावर 1/2 तो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर रूट जो कि 2 होता है। और 8 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। हाँ, जो भी 2 होता है। लेकिन यार सोर्स में एक एग्जाम्पल है जो देखने में थोड़ा डरावना है। कौन सा? अगर पावर में ऊपर 1 न होकर कोई और नंबर हो, जैसे 4 की पावर 3/2 मतलब 3/2, इस तरह की कॉम्प्लेक्स पावर को कैसे सॉल्व करेंगे? देखने में मुश्किल है पर सॉल्व करना एकदम गेम की तरह है। जब पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो ना, तो आपको 2 काम करने हैं। कौन से 2 काम? ऊपर वाला नंबर पावर का काम करता है और नीचे वाला नंबर रूट निकालने का काम करता है। सोर्स में 4 की पावर 3/2 को सॉल्व करने के 2 रास्ते बताए गए हैं और सरप्राइज की बात यह है कि दोनों से मंजिल एक ही मिलती है। अच्छा, पहला रास्ता क्या है? पहले हम रूट निकाल सकते हैं, फिर पावर लगा सकते हैं। तो 4 की पावर 3/2 में नीचे वाला 2 कह रहा है कि पहले 4 का स्क्वायर रूट निकालो, जो कि 2 होता है। राइट। अब ऊपर वाली पावर 3 बची है तो उस 2 पर पावर 3 लगा दो। 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 तो आंसर आया 8। परफेक्ट। और दूसरा रास्ता? दूसरे रास्ते में हम पहले पावर लगाते हैं और बाद में रूट निकालते हैं। ओके, ट्राई करते हैं। तो पहले 4 पर 3 की पावर लगाते हैं। 4 का क्यूब हुआ 64। और अब नीचे वाले 2 की वजह से उस 64 का स्क्वायर रूट निकालो। 64 का स्क्वायर रूट वो भी 8 ही होता है। अरे वाह! देखा, ये रूल्स इतने फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हैं कि आप कोई भी रास्ता चुने, आंसर वही रहेगा। लॉजिक तो एकदम सॉलिड है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये जिप फाइल वाला और रूट वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा। बिल्कुल, कमेंट्स में जरूर बताएं। तो अब हमने नंबर्स के सिकुड़ने, फैलने और पलटने के ये सारे रूल्स समझ लिए हैं, लेकिन एक स्टेप पीछे चलते हैं। हम ये सब कर किन नंबर्स के साथ रहे हैं? सोर्स का दूसरा मेन पार्ट रियल नंबर सिस्टम्स के बारे में है। ये रियल नंबर्स आखिर होते क्या हैं? इस पूरी दुनिया को समझने के लिए हमें नंबर्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। कौन सी? एक हैं रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं और दूसरे हैं इरैशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। ये दोनों मिलकर रियल नंबर्स की दुनिया बनाते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर्स वो हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इनकी असली पहचान डेसिमल में होती है। रैशनल नंबर्स डेसिमल के बाद या तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जैसे 1/2 बन जाता है 0.5। हाँ। या फिर वो खत्म नहीं होते हैं लेकिन एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं, जैसे 1/3 बन जाता है 0.3333, जो बस रिपीट होता रहता है। मतलब ये नंबर्स काफी डिसिप्लिन्ड और प्रिडिक्टेबल होते हैं। हाँ। हमें पता होता है कि आगे क्या आने वाला है। एग्जैक्टली। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं इरैशनल नंबर्स। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें किसी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई। हाँ, पाई या फिर √2। जब हम इनका डेसिमल फॉर्म देखते हैं ना, तो वो कभी खत्म नहीं होता और सबसे बड़ी बात, उसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। कोई पैटर्न नहीं? कोई नहीं, नंबर्स बस रैंडमली इन्फिनिटी तक आते चले जाते हैं। अगर मैं इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से रिलेट करूं, तो रैशनल नंबर्स उन बहुत ही डिसिप्लिन लोगों की तरह हैं जो एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं। लेकिन इरैशनल नंबर्स ऐसे लोगों की तरह हैं जो पूरी तरह से क्योटिक और अनप्रिडिक्टेबल है। उनका अगला कदम क्या होगा कोई नहीं बता सकता। बहुत ही ब्रिलियंट कंपैरिजन है ये। और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो सोर्स में एक बहुत ही डरावना इंटरेस्टिंग रूल दिया गया है। कैसा रूल? रूल ये है कि अगर आप एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को किसी इरैशनल नंबर के साथ ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो फाइनल रिजल्ट हमेशा इरैशनल ही होता है। ओह माय गॉड! मतलब जरा सोचिए ऑडियंस, अगर आप एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान और एक पूरी तरह से क्योटिक इंसान को एक ही कमरे में बंद कर दें और उन्हें साथ में काम करने को कहें, तो उस क्योटिक इंसान का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो पूरे कमरे के माहौल को ही क्योटिक बना देता है। इरैशनल नंबर किसी भी शांत नंबर को अपने जैसा बना देता है। एग्जैक्टली, वो अपनी क्योटिक वाइब पूरे इक्वेशन में फैला देता है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर इरैशनल नंबर्स इतने ही क्योटिक हैं, तो मैथमेटिशियंस इनके साथ काम कैसे करते हैं? क्या इस क्योस को कंट्रोल करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। मैथ में हम क्योस को पूरी तरह खत्म भले ही ना कर पाएं, पर उसे कंट्रोल करना हमें आता है। इसके लिए हम स्क्वायर रूट्स की आइडेंटिटीज यूज करते हैं।
ये कैसे काम करती है? सोर्स में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई गई है जिसे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहते हैं। मतलब डिनोमिनेटर का परिमेयकरण? हाँ, मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसके नीचे वाले हिस्से में यानी डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर बैठा है, जैसे √2। तो नीचे इर्रेशनल नंबर होने में इतनी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड करने वाला नंबर क्या है। राइट। लेकिन √2 की वैल्यू तो 1.414 ऐसे ही इन्फिनिटी तक रैंडमली चलती रहती है। अगर डिनोमिनेटर ही कभी खत्म नहीं हो रहा है तो हम डिवाइड करना शुरू कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ी अड़चन है यार। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इसके लिए एक स्मार्ट ट्रिक यूज होते हैं। हाँ। हम इस फ्रैक्शन को एक खास तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि नीचे से वो इर्रेशनल नंबर हट जाए। इसके लिए अलजेब्रा का एक फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा? अगर हमारे पास नीचे a + √b है, हाँ। तो हम उस पूरे फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे a - √b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? जब a + √b और a - √b मल्टीप्लाई होते हैं ना, हाँ। तो उनके ऑपोजिट साइन हाँ। एक दूसरे के इर्रेशनल पार्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। ओह, रूट का साइन पूरी तरह गायब हो गया है। अरे वाह, ये तो एक मैथमेटिकल सफाई अभियान की तरह है। बिल्कुल। मतलब हमने फ्रैक्शन के निचले हिस्से से सारी गंदगी और कियोस पे झाड़ू लगा दिया। अब वो इर्रेशनल नंबर ऊपर शिफ्ट हो गया है। ऊपर कियोस हो तो हैंडल करना आसान है, लेकिन कम से कम हमारी फाउंडेशन एकदम क्लीन और डिसिप्लिन्ड हो गई। एग्जैक्टली। हम कियोस को मिटा नहीं सकते, पर उसे ऐसी जगह खिसका देते हैं जहां से उसे मैनेज करना आसान हो। यही इस रैशनलाइजिंग टेक्निक की असली पावर है। यार, क्या अमेजिंग जर्नी रही आज की। दोस्तों, अगर हम आज के इस डीप डाइव को समराइज करें तो हमने देखा कि कैसे मैथ में एक सिंपल शॉर्टकट यानी पावर्स से कहानी शुरू होती है। हाँ। फिर जीरो और नेगेटिव पावर्स के सरप्राइजिंग रूल्स आते हैं जो पुराने रूल्स को बचाने के लिए खुद को अडेप्ट करते हैं। फिर हमने रैशनल नंबर्स का डिसिप्लिन देखा और इरैशनल नंबर्स का क्योस। और फाइनली उस केओस को सफाई अभियान से कंट्रोल करना सीखा। ये पूरी जर्नी हमें दिखाती है कि मैथ सिर्फ बुक्स में लिखे रूल्स नहीं है। राइट। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक एटीट्यूड है। जो चीजें इलॉजिकल लगती हैं, उनके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत लॉजिक होता है। और दोस्तों, यही तो हमारी रियल लाइफ का भी लेसन है। लाइफ में चाहे कितना भी केओस या इरैशनैलिटी क्यों ना हो, अगर आपके बेसिक्स और लॉजिक क्लियर है तो आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर आपको ये वीडियो एंगेजिंग लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग डीप डाइव्स आप मिस ना करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या मैथ का ये नया नजरिया आपको पसंद आया। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक सस्पेंस छोड़ना चाहती हूँ। अरे, एक और सस्पेंस। हाँ, आज हमने देखा कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स मिलकर हमारी ये रियल दुनिया बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, क्या होगा अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करें? ये तो रियल नंबर्स में पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या इस रियल दुनिया के बाहर भी नंबर्स का कोई ऐसा मिस्टीरियस इमेजिनरी यूनिवर्स मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते? ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। उस अनसीन यूनिवर्स के बारे में सोचिएगा जरूर। जय हिंद।